सो हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग आसाम सी 2020 के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो 2020 में आपके 40 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया था। ठीक है, उसके सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग बाकी के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि वेदर इट इज आसाम सी, वेदर इट इज जेई मेन, वेदर इट इज नीट। ठीक है। तो मतलब ऐसे काफी क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आसाम सी में वैसे, आसाम सी और नीट में वैसे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो इट इज वेरी एसेंशियल कि इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका प्रिपरेशन कैसा है, मतलब अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट की है तो एटलीस्ट मतलब फॉर्मूला, चैप्टर्स के फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। ठीक है। और फॉर्मूला को यूज कैसे करना है वो भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मगर बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन, देखिए इसमें फॉर्मूला का नॉलेज चाहिए ही चाहिए, बट फॉर्मूला थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस भी चाहिए। ठीक है। तो वो हम लोग सीखेंगे कि वो थिंकिंग प्रोसेस कैसे है। मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। दिमाग को यूज करना कोई बड़ी चीज नहीं है, बट कैसे यूज करना है थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये वेव्स चैप्टर से है। द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूसेस 5 beats per second with a vibrating sonometer wire of length 20 centimeter. If length of the wire is increased to 21 centimeter, number of beats per second remain same. The frequency of the tuning fork is, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क जो हमको निकालना है उसको ले लेते हैं एन। ठीक है। तो एक लेंथ है 20 सेंटीमीटर और उसको इंक्रीज कर दिया 21 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर में फ्रीक्वेंसी N1 हो गया सोनोमीटर का, और 21 सेंटीमीटर में N2 हो गया। ठीक है। अब सोनोमीटर के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था N इज इक्वल टू 1/2L√T/M। एम मास पर यूनिट लेंथ हो गया, टी टेंशन हो गया, एल लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर। अब यहाँ पे लेंथ ही चेंज कर रहे हैं, टेंशन मास पर यूनिट लेंथ तो कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, ये क्वांटिटी चेंज नहीं कर रहे हैं। एम मास पर यूनिट लेंथ है, टी टेंशन है, तो ये यहाँ पे ये चीज कांस्टेंट है। ठीक है। तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। ठीक है। तो अगर ये लेंथ, इसको L1 ले रहा हूँ, इसको L2 ले रहा हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब N1/N2 इज इक्वल टू L2/L1 होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो दैट इज इक्वल टू 21/20। ठीक है। अच्छा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए लेंथ को 20 सेंटीमीटर से हम लोग 20 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर मतलब ले आ रहे हैं, लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। और बीट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो पहला हो जाएगा N1 माइनस एन इज इक्वल टू 5। और सेक मतलब N1 ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा ना, लेंथ कम था उसका, 21 सेंटीमीटर में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ है, तो मतलब N-N2 इज इक्वल टू 5। मतलब डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी 5 है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी 5 है। ठीक है। मैं N-N2 क्यों लिख रहा हूँ, N1 माइनस एन क्यों लिखा है, ये N1 माइनस एन लिखा है, यहाँ पे N-N2 क्यों लिखा है, ये आपको समझ में आया होगा शायद। ठीक है। फर्स्ट केस पे लेंथ कम है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। लेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, लेंथ ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, कंपेयरिंग टू एन। एंड डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी 5 है, ये इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। तो हमारे पास देखिए, अब यहाँ पे अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो N1 माइनस एन टू इज इक्वल टू 10 आता है। ठीक है। और यहाँ पे N1/N2 इज इक्वल टू 21/20। तो हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा N2 इज इक्वल टू आएगा 200 हर्ट्स, और N1 इज इक्वल टू आएगा 210 हर्ट्स। देखिए यहाँ देख के भी हमको पता चलता है कि जो मतलब अननोन N1 फ्रीक्वेंसी है वो N2 से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि उसका लेंथ छोटा था, 20 सेंटीमीटर था। N1 N2 अगर पता चल गया तो किसी भी एक इक्वेशन में अगर डालेंगे तो N का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है। तो यहाँ अगर सिंप्लीफाई करोगे तो N का वैल्यू आएगा आपका 205 हर्ट्स, 205 हर्ट्स। ठीक है। तो देखिए ये चीज यहाँ पे भी मतलब क्लियर होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब यहाँ पे आंसर यहाँ, मतलब ये अगर आप अंदाजा कर लें कि इन ये दो फ्रीक्वेंसी 200 और 210 है, तो जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो इनके बीच का ही होगा, तो इनके बीच का वैल्यू तो 205 ही है। ठीक है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज इनफाइनाइट, देन द बॉडी gives out heat, taken in heat, shows no change in temperature, all of these। ठीक है। अब देखिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट कैपेसिटी हो गया डेल्टा क्यू बाई चेंज इन टेम्परेचर। तो ये बोल रहे हैं कि जो हीट कैपेसिटी है वो इन्फिनिटी है, वो कब होगा, जब डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो होगा, चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा, मतलब शोज नो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। इसको ऐसे भी पूछ सकते थे कि मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में
डेल्टा टी इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, अच्छा ये तो यहाँ पे थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी पूछ रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट भी अगर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एस स्पेसिफिक हीट होता है, तो एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी होगा। तो अगेन यहाँ पे भी अगर डेल्टा टी इज इक्वल टू अगर जीरो है तो स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी है। ठीक है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट भी इन्फिनिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन थर्मल इक्विलिब्रियम द एवरेज velocity of the gas molecules is टी क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनलिटी है स्क्वायर रूट। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू टी पावर फोर। तो कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, अब यहाँ पे यार ज़्यादा सोचने वाला बात है नहीं, क्योंकि हमको पता है कि जो वी एवरेज होता है वो होता है 8 R T/पाई एम। ठीक है, मतलब जो वी एवरेज है वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी होता है। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट एज v इज इक्वल टू के रूट एक्स। अब ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। ठीक है, पूछ रहे हैं एक्स टी ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा विद पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, पैराबोला होगा। ठीक है, तो ये चार ग्राफ दिए हुए हैं, कौन सा होगा? ठीक है, v इज इक्वल टू के रूट एक्स, तो v की जगह लिखते हैं dx बाई डी टी। dx बाई डी टी इज इक्वल टू के रूट एक्स। ठीक है, तो मतलब dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू के डी टी। सो एक्स पावर माइनस हाफ डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स पावर माइनस हाफ प्लस वन डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस वन इज इक्वल टू के टी। ठीक है, सो मतलब आपका हो गया, दिस इज माइनस हाफ प्लस मतलब टू एक्स पावर हाफ इज इक्वल टू के टी। मतलब x इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई फोर, ये स्क्वायर टी स्क्वायर। तो मतलब x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर का क्या मतलब है? x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर का क्या मतलब है? मतलब एक पैराबोला होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन एंड द होल concentration in a semiconductor are equal and it is equal to 6 into 10 power 8 per meter cube। ठीक है, इट्स इलेक्ट्रॉन concentration becomes 9 into 10 power 12 पर मीटर क्यूब आफ्टर डोपिंग विद इम्प्योरिटी। होल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर में एक ऐसा फॉर्मूला पड़ा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एन ई इंटू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 into 10 power 8। मतलब इस फॉर्मूला में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो एन आई स्क्वायर लिखा है वो कितना आ जाएगा? 6 into 10 power 8 उसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एन ई इंटू एन एच। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन सेकंड केस में कितना हो गया? 9 into 10 power 12 इंटू एन एच। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन एच कितना आ जाएगा? 36 into 10 power 16 डिवाइड बाई 9 into 10 power 12। ठीक है, तो ये आपका 4 into 10 power 4 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, ये कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा लॉजिक गेट है? ये सारे नैन गेट है। ठीक है, नैन गेट है, तो नैन गेट इज ए यूनिवर्सल गेट। इट कैन बी यूज एज ए और गेट, नॉर गेट, ये एंड गेट, ये आप लोगों ने बोर्ड प्रिपरेशन में भी देखा होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से तो आप डायरेक्ट बोलते हैं कि ये आपका और गेट है। ठीक है, फिर भी अगर डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप ट्रूथ टेबल बना लीजिए। ठीक है, ए बी और वाई। ठीक है, ए बी वाई, वाई आउटपुट हो गया। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल बना के भी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये मतलब और गेट का लॉजिक ही ये फॉलो करता है। ठीक है, 0 0 0 हो गया, 0 1 1 होता है, यहाँ पे 1 हो गया, ये 1 1, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट से भी आप निकाल सकते हैं कि ये और गेट ही होगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which must be removed from a substance to give a positive charge of। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है, अब Q का वैल्यू दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 पावर -19। एन कितना होगा ये निकालना है। ई होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19।
ठीक है, तो ये 3 टाइम्स मतलब 3 n इक्वल टू 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से ये चार्ज होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। Cylinder containing 1 gram molecule of gas was compressed adiabatically until its temperature rose from 27 degrees Celsius to 97 degrees Celsius. The heat produced in the gas will be, ठीक है, गामा इज इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है, हीट प्रोड्यूस निकालना है, ठीक है, एडियाबेटिकली हुआ है। अच्छा, देखिए यहाँ पे वर्क डन, पहले वर्क डन अगर देखें तो वर्क डन का फॉर्मूला एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कितना था, आर बाई 1 - गामा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है। तो आर हो गया आपका 8.3, 1 - गामा 1 - 1.5, और T2 माइनस T1 मतलब आपका 370 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन माइनस माइनस 300, ठीक है, केल्विन में करना है टेम्परेचर को कन्वर्ट। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, सो डब्ल्यू का वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ये कुछ -1162 आता है। माइनस आना ही चाहिए क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक चीज कि डेल्टा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ठीक है। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो ये क्वांटिटी तो जीरो होगा, तो इसका मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू होगा, वर्क डन नेगेटिव, यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव दिया हुआ है, ये वो डेल्टा डब्ल्यू है मतलब ये, ठीक है, वर्क डन। तो ये आपका -1162 आया है, तो दैट इज इक्वल टू प्लस 1162, दिस इज द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस्ड, उतना ही तो हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बाहर तो हीट जा नहीं सकता है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक कंप्रेस एडियाबेटिकली लिखा हुआ है, तो मतलब गैस में हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो गैस में हीट प्रोड्यूस होगा वो उसका इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा, ठीक है। तो 1162 जूल। अब यहाँ पे देखोगे कि यार आंसर तो सब यहाँ पे कैलोरी में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो मतलब डिवाइड बाई 4.8 करेंगे तो ये कैलोरी में हो जाएगा, ठीक है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.8 जूल होता है, सॉरी 4.2 जूल होता है, ठीक है। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है। सो डिवाइड बाय 4.2 करने से कैलोरी पे आ जाएगा, तो ये डिवाइड करेंगे तो आपका 276 कैलोरी आएगा, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे देखिए लैंग्वेज के साथ, क्वेश्चन के लैंग्वेज के साथ केयरफुल होना है। इफ लैम्डा इज द मीन फ्री पाथ, एम इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल। अब जब केटीजी चैप्टर पढ़ा होगा, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पे मीन फ्री पाथ करके एक टॉपिक था, और शायद वो इग्नोर किया था, शायद शायद, तो मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है पढ़ा हो। तो वहाँ पे यार एक ही फॉर्मूला था, एनसीईआरटी में अगर देखोगे ना, एक ही फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू m बाई √2 पाई डी स्क्वायर रो, ऐसा कुछ फॉर्मूला है, मास डेंसिटी डी डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उस फॉर्मूले में अगर लैम्डा, ये मीन फ्री पाथ हो गया, ठीक है, तो मतलब लैम्डा जो है वो इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, ठीक है। लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज फॉल्स पूछा है, फॉल्स, ठीक है, तो ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। अच्छा, अब लैम्डा अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है, ठीक है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये वाला पढ़ा होगा, तो पी वी इज इक्वल टू एम बाई एम आर टी, तो एम अगर इधर नीचे ले आए तो पी वॉल्यूम बाय मास, मतलब 1/डेंसिटी हो जाएगा, तो पी बाई रो इज इक्वल टू आर टी बाई एम, ठीक है, मतलब जो डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो इसका मतलब लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ से लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, मतलब ये रिलेशन भी ठीक है, ठीक है। खाली ये रिलेशन नहीं हो सकता है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये अगर बाकी सब टर्म के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर नहीं हो सकता है, तो मतलब ये रिलेशन फॉल्स है, ये रिलेशन फॉल्स है, ठीक है। Two air columns of resonance tube, each of 100 centimeter and 101 centimeter long, gives 17 beats in 20 seconds when they are sounding in fundamental mode. The velocity of sound will be, ये तो सिंपल फॉर्मूला है यार, ऑर्गन पाइप के लिए पढ़ा होगा, V बाई 4L1 माइनस V बाई 4L2 इज इक्वल टू, बीट्स कितना दिया हुआ, 17 बीट्स इन 20 सेकेंड्स, बीट्स पर सेकेंड, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 इज इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी होता है FB, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू V बाई 4L1 ऑर्गन पाइप के लिए,
ठीक है। सो v बाई 400 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर माइनस v बाई 1.01 इंटू 4 इज इक्वल टू 17/20। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कष्ट करोगे, मतलब एक ही अननोन है, सिंप्लीफाई करने से v इज इक्वल टू 343 मीटर पर सेकेंड आएगा। 343 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैल्यू 5 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास। फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास। तो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 5 इंटू 10 पावर 4 दिया हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 पावर -31। ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आएगा 8.79 इंटू 10 पावर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये तो कैलकुलेशन टैलेंट के ऊपर है कि कैलकुलेशन आप करेक्टली कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। 8.79 आके तो पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, फिर 10 पावर 15 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है। ये दोनों नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर किया होगा। टू कोहेरेंट सोर्सेज हुज इंटेंसिटी इज 81:1 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी पूछा है। ठीक है। मतलब I1/I2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 81/1। तो पूछा है आई मैक्स बाय आई मिनिमम। ठीक है। अब आई मैक्स बाय आई मिनिमम। अब आई मैक्स होता है √I1 प्लस √I2 स्क्वायर। ठीक है। आई मिनिमम होता है √I1 माइनस √I2 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो I1 इज इक्वल टू 81/I2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है। तो डायरेक्ट आपका रिलेशन आ जाएगा। ठीक है। तो आप अगर सिंप्लीफाई करोगे और उसके बाद हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी I1 I2 निकालना है। ठीक है। I1 I2 निकालने के बाद फिर यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये करके देखिएगा आप लोग, आपका आएगा 25/16, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिजिकल क्वांटिटी, ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू a² b डिवाइड बाय C1/3। अब ये ऐसा रिसेंटली, मतलब जेई बोलिए, नीट बोलिए, आसाम सी बोलिए, इस तरह के क्वेश्चन मतलब बहुत पूछे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर पूछा है कि एक्स पे कितना होगा। ठीक है। तो बेसिकली देखिए, परसेंटेज एरर निकालने के लिए रिलेटिव एरर निकालिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B -1/3 डेल्टा C/C माइनस √D है ना, तो 1/2 डेल्टा D/D। अब सब में मतलब ये जो 1% 2% ये वैल्यूज यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। और किससे, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे ये प्लस होगा। ठीक है। प्लस होगा। तो ये आप वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है। सो दिस इज 2 × 1 प्लस बी में कितना था 2, सी में कितना था 3, सो 1/3 × 3 प्लस 1/2 × 4। तो ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 + 2 प्लस 2 6 + 1 7%। 7%। ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है। फिर पूछा है कि इनमें से कौन सा मतलब आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए, x इज इक्वल टू हमारे पास है a/b -a/b e⁻−bt। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी यहाँ से कैसे आएगा, dx/dt निकालना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू -a/b e⁻−bt इंटू -b। ठीक है। सो दैट इज v इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a b भी कैंसिल होगा, a e⁻−bt। ठीक है। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना होगा, t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेलोसिटी v इक्वल टू a होगा। ठीक है। तो ये तो करेक्ट हो नहीं सकता। t इक्वल टू 1/b में डिस्प्लेसमेंट कितना है, t इक्वल टू 1/b यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तब भी ये नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करने के लिए मतलब dx/dt 0 होना चाहिए।
ठीक है, dx बाई dt जीरो करते हो तो ये कंडीशन में नहीं आता है, तो ये भी नहीं हो सकता इसका मतलब। ठीक है, तो इसका नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेंडुलम विच इज सस्पेंडेड इन ए लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। अब देखिए, वैसे तो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम होता है ट्वाइस बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। अब कोई अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम है, मतलब ऊपर जा रहा है, तो ये जो ऊपर जा रहा है मतलब यहाँ पे आपका ये जी प्लस ऊपर जाएगा तो जी प्लस ए हो जाएगा। बट ए इक्वल टू जी बोल रहे हैं, तो उसका मतलब टी इज इक्वल टू ट्वाइस बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई टू जी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये अगर टी डैश लो तो मतलब रूट टू टाइम्स आपका इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, बिकम्स वन बाई रूट टू टाइम्स। ठीक है, बिकम्स वन बाई रूट टू टाइम्स होगा। Next question, a metal ball of radii 0.05 meter and 0.04 meter having same charge same है, ratio of surface charge density। तो surface charge density सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज तो दोनों में सेम है, तो इसका मतलब सिग्मा वन बाई सिग्मा टू इज इक्वल टू आर टू स्क्वायर बाई आर वन स्क्वायर। तो मतलब कितना हो जाएगा, फोर स्क्वायर बाई फाइव स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 16/25। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question, a potential difference of 220 volt is maintained across 12,000 ohm rheostat as shown in the diagram. The voltmeter V has a resistance 6, अब इसका resistance है 6,000 ohm and point C is at one fourth of the distance AB। तो ये जो C है वन फोर्थ ऑफ द डिस्टेंस AB, तो मतलब ये जो पार्ट है ये वन फोर्थ होगा। वन फोर्थ मतलब टोटल रेजिस्टेंस का भी वन फोर्थ होगा, तो ये 3,000 ओम हो जाएगा, 3,000 ओम। और इस साइड हो जाएगा आपका 9,000। ठीक है, तो अब पूछा है वोल्ट मीटर रीडिंग कितना होगा, वोल्ट मीटर रीडिंग कितना होगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर रीडिंग निकालने के लिए देखो, पहले तो ये टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालें। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो 3,000 वाला पार्ट है ना, 3,000 वाला पार्ट वो ये 6,000 के साथ पैरेलल में है। ठीक है, तो इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो मतलब 1/3,000 प्लस 1/6,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2,000। ठीक है, 1/r, मतलब ये जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो इन दोनों का मिलाकर जो रेजिस्टेंस है वो 2,000 ओम हो गया। ठीक है, 2,000 ओम। तो ये है आपका रेजिस्टेंस ऑफ ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। ठीक है, अच्छा ये अभी 9,000 के साथ सीरीज में हो जाएगा। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9,000 प्लस 2,000, सो दैट इज इक्वल टू 11,000। 11,000। ठीक है, तो जो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 220 डिवाइड बाई 11,000। ठीक है, इतना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो करंट है ये करंट आपका इधर से फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये करंट तो इन दोनों से ये करंट फ्लो कर रहा है ना, इस पार्ट से भी यही करंट फ्लो करेगा, इक्विवेलेंट करंट जो फ्लो करेगा सर। ठीक है, तो करंट हमारे पास ये है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2,000। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस पार्ट पे सर्किट का जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा करंट इंटू जो रेजिस्टेंस है 2,000, करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो ये आपका नियर अबाउट, देखो करंट आपका हो गया 220/11,000, 220/11,000। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 2,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 11 ये 20 हो गया, तो 20 × 2 हो गया 40 वोल्ट। ठीक है, मतलब जो वोल्ट मीटर रीडिंग होगा कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। ठीक है, अगेन ये भी इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सोचना है। ठीक है, थोड़ा आपको इंजीनियर की तरह सोचना है, यू आर गोइंग टू बिकम ए इंजीनियर। आसाम से ही क्रैक करके आप लोग इंजीनियर बनने वाले हो, थोड़ा इंजीनियर का थिंकिंग लगाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट स्लाइड्स डाउन ए कर्व ट्रैक, तो ऐसा कर्व ट्रैक विच इज वन फोर्थ ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो जो रेडियस है आर इज इक्वल टू 5 मीटर, तो स्पीड निकाला यहाँ पे, स्पीड कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉडी होगा तो उसका तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा,
और जब यहाँ पे आ गया तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे तो ये दोनों इक्वल होगा, तो एम एम तो कैंसिल हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू हाइट 5 हो गया। सो मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्लैब। अब ये फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला तो दिया हुआ है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है। अब देखिए आई इज इक्वल टू कुछ भी हो तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन एम के स्क्वायर लिखते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ भी है वो चीज दिया हुआ है आपका एम टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12। अब हमको के पूछा है, तो कुछ बड़ा चीज नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। ठीक है। यहाँ पे एम एम कैंसिल हो गया, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर। नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 12 होगा, जिसको हम लोग 2√3 लिख सकते हैं। 2√3 लिख सकते हैं। तो मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हो गया आपका एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ, दिया हुआ है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। मास ऑफ मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 5.34 10 पावर माइनस 26 kg। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ 1.38 10 पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। The temperature at which the average velocity of oxygen molecules be sufficient to escape from the earth। ठीक है। तो मतलब अब देखिए जो एनर्जी है वो हो गया 3/2, जब जो थर्मल एनर्जी मिल रहा है वो 3/2 kT, एंड दैट इज इक्वल टू मतलब आपका अर्थ से एस्केप करने के लिए उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे टी चाहिए, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू टू तो कैंसिल हो गया। टी इज इक्वल टू हो गया एम वी ई स्क्वायर बाई 3k। तो m हो गया मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 5.34 इंटू 10 पावर माइनस 26 इंटू 11 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 11 इंटू 10 पावर 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू 1.38 इंटू 10 पावर माइनस 23। यार आसाम से ये वाले कैलकुलेशन भयंकर बहुत कराते हैं यार, बहुत कराते हैं कैलकुलेशन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इजी है बट कैलकुलेशन काफी करता है। ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लगभग 1.56 इंटू 10 पावर 5 के आसपास आएगा। ठीक है। तो मतलब आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे आपके सेकेंड पार्ट आसाम सी। ठीक है। होप ये सॉल्यूशन आप लोगों को मतलब समझ में तो आना ही है, प्लस आपको तरीका मतलब किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और प्रैक्टिस किस लेवल में करना है। ठीक है। वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ जस्ट लर्निंग द सॉल्यूशन। ठीक है।